कहते हैं कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। कांग्रेस और चीन के रिश्ते किस तरह से काम करते हैं यह अभी तक दुनिया को साफ साफ पता नहीं चली है। हालांकि राहुल गांधी और चीन के बीच में एक एमओयू साइन हुआ था और उस एमओयू के बारे में पूरी डिटेल किसी को भी नहीं पता है। यह कभी भी सामने नहीं रखी गई है कि इसमें क्या क्या डिटेल है। एक तरफ यह रिश्ता थोड़ा अजीब जरूर लगता है क्योंकि चीन आज से हमारा दुश्मन नहीं है बल्कि 1962 से है। उसके नाना यानी कि जवाहरलाल नेहरू 1962 की लड़ाई चीन के साथ लड़ चुके थे और उस लड़ाई में बुरी तरीके से नेहरू की नीतियों की वजह से भारत को हार मिली थी। लेकिन फिर भी नेहरू अपने पद पर बने रहे और यहाँ तक कि जब लड़ाई चल रही थी तो विपक्षी दलों ने हमेशा भारत की उस समय की सरकार को सहयोग करा। लेकिन आज समय बदल गया है और आज कांग्रेस और विपक्षी दल लगातार अपने देश को ही कमजोर करने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं और वो भी ऐसे वक्त पर जबकि दुश्मन सामने खड़ा है। आप एक घटना को जानिए। प्रथम विश्व युद्ध में रूस हार गया था और जर्मन की सेना आगे बढ़ चुकी थी। जर्मनी जीत गया था। कारण क्या था? तो कारण यह था कि रूस अच्छी टेक्नोलॉजी होते हुए भी, बड़ी सेना होते हुए भी और रिसोर्सेस होते हुए भी, यानी न तो रूस के पास पैसे की कमी थी, न हथियारों की कमी थी और न सेना की कमी थी, फिर भी हार गया था। वह इसलिए हार गया था क्योंकि उस समय वहाँ राजनीतिक उथल पुथल थी, राजनीतिक स्थिरता नहीं थी। देश की जनता अपने ही नेता को गद्दी से उतारने में लगी हुई थी और जिसकी वजह से नेतृत्व सही फैसला नहीं ले सका और ताकतवर होते हुए भी रूस जर्मनी से हार गया। वहीं जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो नज़ारा बदल गया और इस बार जर्मनी टेक्नोलॉजी होते हुए भी, सेना होते हुए भी और सोच होते हुए भी रूस से हार गया क्योंकि रूस के पास सशक्त सरकार भी थी और उसकी जनता अपनी सरकार को भरपूर साथ दे रही थी। भारत में क्या चीन इस तरह की कोई चीज करवाना चाहता है जिससे कि भारत एक घरेलू झमेलों में फंसा रहे, उसका ध्यान घरेलू झमेलों में फंसा रहे, उसकी जनता अपने सरकार के प्रति विरोधी हो जाए और जिसका फायदा चीन बहुत ही अच्छे से उठा ले? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर चीन ऐसा चाहता है और ऐसा चाहने के लिए कथित तौर पर अगर पैसे लगा रहा हो तो कोई भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या भारतीय विपक्ष और कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी को यह शोभा देता है कि ऐसी भ्रामक जानकारियां और ऐसी भ्रामक खबरें फैलाए जो कि सच नहीं है? आजकल दो मुद्दे बड़े जोर शोर से उठ रहे हैं। एक मुद्दा ट्विटर पर बड़ा छाया हुआ है, मैं बेरोजगार का। बेरोजगारी का मुद्दा उठाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या यह सही समय है? क्या युवा वर्ग को भड़काना इस वक्त सही समय है जिस वक्त भारत एक नहीं दो दो संकट, कोरोना और चीन से जूझ रहा है? ऐसे में अपने ही देश को क्या कमजोर करना इस वक्त सही है? वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने एक भ्रामक जानकारी फैलानी शुरू कर दी है कि क्या एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी चीन से लड़ाई और चीन को सबक सिखाने की बात करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ चीन के बैंक से पैसा लेते हैं। एक लाइन में यह सुनने में बड़ा ही अजीब लगेगा और ऐसा लगेगा कि इसमें कुछ साजिश चल रही है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट से पहले आप ये जान लें कि राहुल गांधी और उनकी माता श्री सोनिया गांधी संसद सत्र शुरू होने से पहले ही अमेरिका चले गए हैं मेडिकल चेकअप के लिए। अब यह चेकअप है या बहाना है ये तो वही जाने, लेकिन अगले 2 हफ्ते तक वो विदेशों में आराम फरमा रहे होंगे। ट्वीट की बात पर आते हैं तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को ट्वीट किया, आप क्रोनोलॉजी समझिए। प्रधानमंत्री बोले कि कोई सीमा में नहीं घुसा, फिर चीन स्थित बैंक से भारी कर्जा लिया, फिर रक्षा मंत्री ने कहा चीन ने देश में अतिक्रमण किया और अब गृह राज्य मंत्री ने कहा अतिक्रमण नहीं हुआ।
राहुल ने सवाल किया कि मोदी सरकार भारतीय सेना के साथ है या चीन के साथ है। वहीं पार्टी का प्रवक्ता कहता है कि पेइचिंग की एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक से 9,202 करोड़ रुपए का कर्ज भारत ने लिया। चीन के साथ जहां भारत कारोबारी रिश्तों पर लगाम लगाना चाहती है, वहीं मोदी सरकार की नीति बेनकाब हो गई। लेकिन अब कांग्रेस की इस आरोप की सच्चाई जान लीजिए। भारत सरकार ने जिस बैंक से कर्ज लिया है वह चीनी बैंक नहीं है, बल्कि पूरे एशिया का बैंक है। लेकिन यह अलग बात है कि उसका मुख्यालय चीन में है। कई बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जिनका मुख्यालय कहीं और है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र का या फिर WHO का। वैसे ही इस बैंक का मुख्यालय बीजिंग में है और इस बैंक के 103 सदस्य हैं। यह एक बहुपक्षीय विकास बैंक है और 103 देशों ने मिलकर इस बैंक को इसीलिए बनाया था क्योंकि अपनी सुविधा के अनुसार जब चाहे वो इससे लोन ले सके। हालांकि वोटिंग पावर की लिहाज से चीन के पास बैंक की कुल 27% हिस्सेदारी है, वहीं भारत के पास 8% हिस्सेदारी है। पाकिस्तान के पास 1% और रूस के पास 6% है। सऊदी अरब के पास 2.5% और UAE के पास 1% है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के पास 3% की हिस्सेदारी है। इन देशों ने मिलकर इस बैंक को इसलिए बनाया था क्योंकि आपत्ति के समय इसका इस्तेमाल कर सके। ऐसे में वोटिंग पावर की लिहाज से AIIB के सदस्य देशों में चीन के बाद भारत का नंबर आता है। चीन के पास जहां 3 लाख वोट हैं, तो वहीं भारत के पास 85,000 वोट हैं। अब दूसरे नंबर का हिस्सेदार होते हुए भी क्या भारत अपने लिए इसका उपयोग नहीं कर सकता है? और अगर भारत इसका उपयोग कर सकता है तो क्यों न करे? ऐसे में अपने विपक्षी जो या तो मंदबुद्धि हैं या जरूरत से ज़्यादा तेज हैं, जो कि जनता को भड़काना चाहते हैं विभिन्न मुद्दों पर, ऐसे समय में सरकार को कमजोर करके चीन के हाथ को मजबूत करना चाहते हैं। चीन का ही काम एक तरह से इस तरह के नेता अपने देश में कर रहे हैं। उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि जब सम्मिलित होकर 103 देशों ने पैसा लगाया है तो अपनी हक का पैसा भारत क्यों नहीं ले सकता है? आपको क्या लगता है, हमारे देश के कुछ विपक्षी नेताओं की वजह से क्या चीन का हाथ मजबूत नहीं हो रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।